आप कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, जिसमें आज हमारे पास है पावर। आज पावर को समझते हैं, पावर क्या होती है। देखिए, एक मशीन है आपके पास जो कुछ वर्क कर रही है और एक दूसरी मशीन है जो उसी वर्क को कम टाइम में कर रही है। तो हम कहते हैं ये मशीन ज्यादा पावरफुल है, इसमें ज्यादा पावर है। वहीं एक आदमी है, वो कुछ वर्क कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, और एक दूसरा पर्सन है, वो उसी वर्क को कम टाइम में कर रहा है। तो हम कहते हैं इसमें ज्यादा पावर है। तो पावर को कैसे डिफाइन किया गया है? पावर को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो लिखते हैं इसको, पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर एवरेज पावर की बात करें, सो एवरेज पावर इज वर्क डन इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। अगर एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल ज्यादा होगा, तो कितना वर्क किया इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, दिस इज एवरेज पावर। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें पावर की, तो एसआई यूनिट क्या होगी? देखिए, वर्क डन की जूल, वर्क की जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वॉट। तो एसआई यूनिट इसकी है वॉट, डिनोटेड बाय डब्ल्यू, एंड 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है पावर? पावर है स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, पावर की डायरेक्शन नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे डायमेंशंस बना लेते हैं इसके डायमेंशंस क्या होंगे? पावर के डायमेंशंस देखते हैं। वर्क डन के होंगे, यहां पे करते हैं। वर्क के क्या होते हैं डायमेंशंस? वर्क के डायमेंशंस होते हैं ml2 t-2, और टाइम के डायमेंशंस, टाइम के t, वर्क के ml2 t-2 और टाइम के t, तो क्या हो जाएंगे पावर के? इसको ऊपर ले जाओ, ml2 t-2, ये -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml2 t-3, ml2 t-3। ये डायमेंशंस हैं पावर के। फिर से कैसे आए पावर के डायमेंशंस? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन के डायमेंशंस ml2 t-2, टाइम के t, तो इसको ऊपर लेके जाओ, t⁻⁻1 t⁻², ऑलरेडी था, तो ml2 t-3। ये है हमारे पास डायमेंशंस पावर के। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। चलो अब आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से पहले इसको यहां तक देख लेते हैं। पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क, अगर एवरेज पावर की बात करें, इट इज वर्क डन इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी। ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। इसके लिए क्वांटिटी है, डायमेंशंस है ml2 t-3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर, ये जो पावर है, ये कैसी पावर है? एवरेज पावर फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें पावर चाहिए। सो इंस्टेंटेनियस पावर डिनोटेड बाय P, एंड इट इज इक्वल टू, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम में, ये तो किसी टाइम इंटरवल के लिए है, ये T एक टाइम इंटरवल है, हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर चाहिए। टाइम इंटरवल को कम कर दो, अभी ये इतने टाइम इंटरवल के, टाइम इंटरवल को कम कर दो, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारे पास पावर आ जाएगी। सो इंस्टेंटेनियस पावर इट इज इक्वल टू, ये टाइम इंटरवल को क्या कर देना है? कम कर देना है, तो वर्क डन भी उस समय स्मॉल होगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt, कम करने के लिए हम d लगा देते हैं। फिर से इंस्टेंटेनियस पावर मींस पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो उसके लिए टाइम इंटरवल को कम कर देना है, कम कर देना मतलब dt, और उस समय वर्क डन भी स्मॉल होगा, dw। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर dw/dt। समझ गए? ठीक है, आगे एक और रिलेशन बनता है पावर का, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एज यू नो दैट स्मॉल वर्क डन बाय अ फोर्स इज गिवन बाय F.dr। एक फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dr। फोर्स ने एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr दिया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू F.dr। ठीक है, इसको dt से डिवाइड कर दो, स्मॉल टाइम dt, इट इज इक्वल टू F.dr/dt हो जाएगा। dt से डिवाइड कर दिया ना दोनों साइड, तो dw/dt इज इक्वल टू F.dr/dt। dw/dt इज इंस्टेंटेनियस पावर P, इट इज इक्वल टू F.dr/dt। dr क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dr क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसको dx लिख लो, ds लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैंने dr लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, dr/dt is velocity. So power is F.v. This is another formula for power. When we can say that
पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. पावर इज, व्हाट इज पावर? इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक हो गया? तो इतनी बातें समझ गए. पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम. एवरेज पावर तो उसके लिए टाइम इंटरवल चलेगा. इंस्टेंटेनियस पावर तो टाइम इंटरवल को कम कर दो, डीटी लगाया तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, डीडब्ल्यू. इसके लिए क्वांटिटी एसआई यूनिट वाट है, डायमेंशन सिंबल टू टी माइनस 3. पावर एफ डॉट वी भी हो सकता है. ठीक है, यहां से हमने निकाल लिया. इतनी बातें समझ में आ गई, ये क्लियर हुआ? छोटा सा टॉपिक है पावर. अब देखिए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक, ये हो गया. अब क्वेश्चंस करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे पास. 3 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखो यहां पे आप क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एक क्रेन है. क्रेन, वो क्रेन, ये है क्रेन. ये क्रेन एक कार को ऊपर उठाती है और कार को ये 30 मीटर ऊपर उठा लेती है. कितना? 30 मीटर. कार का मास है, मास ऑफ कार इज सपोज 2000 kg. कार का मास कितना है? 2000 kg. और क्रेन कार को कितना ऊपर उठा लेती है? 30 मीटर ऊपर. ठीक है, ऐसा करने के लिए इसने टाइम लिया सपोज 60 सेकेंड्स. टाइम 60 सेकेंड्स ले लेते हैं. वहीं आपके पास एक क्रेन दूसरी है. ये क्रेन ए है, ये ए है, और एक क्रेन बी है. बी क्रेन ने भी यही वर्क किया. उसने इस कार को उठाया जिसका मास 2000 kg है, 30 मीटर ऊपर उठाया. लेकिन क्रेन बी ने टाइम लिया 120 सेकेंड्स. क्रेन ए ने 2000 kg की कार को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना टाइम लिया? 60 सेकेंड्स. वहीं क्रेन बी ने 2000 kg की कार को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए 120 सेकेंड्स लिए. अब बोला दोनों की पावर निकालो. पहले पावर ऑफ क्रेन ए. पावर ऑफ क्रेन ए, इट इज वर्क डन इन अ गिवन टाइम. पावर कितनी हो जाएगी? वर्क डन अपॉन टाइम. कितना वर्क किया इसने कार ए को ऊपर उठाने में? कितना वर्क किया होगा? देखो कार ए यहां नीचे, सॉरी कार तो कार है ना, क्रेन है ए, तो कार यहां पे है. क्रेन ए ने इसको उठाया और यहां रख दिया, यहां ऊपर उठा दिया. कितना ऊपर? 30 मीटर ऊपर. जब कार को यहां से ऊपर उठाया गया, तो यहां पे कार पे कौन सी एनर्जी आ गई? कार पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी. कार की पोजीशन बदल दी ना. देखो अभी कार यहां पे है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो. क्रेन ए ने कार को यहां ऊपर उठा दिया, तो कार पे कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी. कार पे पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? क्योंकि क्रेन ने वर्क किया इसको ऊपर उठाने में. क्रेन ने जो वर्क किया इसको ऊपर उठाने में, वो कन्वर्ट हो गया कार की पोटेंशियल एनर्जी में. तो क्रेन ने कितना वर्क किया इसको ऊपर उठाने में? व्हाट इज द वर्क डन बाय द क्रेन? जो उस कार की पोटेंशियल एनर्जी बन गई. कार की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी बन गई? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, mgh. m यहां पे इस केस में m इज मास ऑफ द कार, g 10 ले लेंगे, h कितना हाइट ऊपर उठा दिया? 30 मीटर. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय क्रेन? लिख लेते हैं आप. वर्क डन बाय क्रेन mgh, m मास ऑफ द कार 2000 इंटू g इज 10. कितना ऊपर उठाया? 30 मीटर ऊपर उठाया. और कितना टाइम लिया ए क्रेन ने? 60 सेकेंड्स. तो कितना पावर हो गया ए का? कितना पावर सप्लाई किया इन्हें? सो ये हो गया 32 60 1000. ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 वाट. 10,000 वाट, यही तो आएगा. 32 और ये 1000, हाँ 10,000 वाट. ये इसको हम लिख सकते हैं 10 किलोवाट, 10 kW, 10 किलोवाट. 1 किलोवाट, इसको मैं यहां पे नोट करवा देता हूं आपको. 1 किलोवाट इज इक्वल टू, यहां नीचे लिखते हैं इसको, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. ये 10 टू द पावर 3 वाट. तो 10 किलोवाट 10 इंटू 1000 वाट. समझ गए? किलो 1000. ठीक है, एक और यूनिट हम यूज करते हैं पावर के लिए, हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर लिख लेना इसको भी, इज इक्वल टू 746 वाट. इसको भी नोट कर लेना आगे. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. इंजन बताते ना, व्हीकल का इंजन इतने हॉर्स पावर का है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. एंड 1 किलोवाट, किलो 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. ठीक, तो वापस यहां पे आते हैं क्वेश्चन पे. तो क्रेन ए का कितना पावर है? 10 किलोवाट, 10 किलोवाट. अब क्रेन बी पे चलते हैं. क्रेन बी ने भी सेम वर्क किया. सो व्हाट इज द पावर ऑफ क्रेन बी? वर्क डन अपॉन टाइम. कितना वर्क किया इसने भी? उसको 30 मीटर ऊपर उठाया कार को.
2000 केजी की कार को क्रेन बी ने भी 30 मीटर ऊपर उठाया, तो वर्क कितना किया, जो कार की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कार की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे mgh, m 2000 इंटू जी इंटू 10 और h 30 अपॉन टाइम कितना लिया इसने लिया 120 सेकेंड्स 120। तो पावर ऑफ क्रेन बी ये हो गया 4, ये हो गया 5000, तो इसका मतलब 5 किलोवाट, 5 किलोवाट ये है पावर क्रेन बी की 5 किलोवाट। ए की कितनी है 10 किलोवाट। समझ में आ गया, सिंपल है। यहां पे एक बार फिर से देख लें क्या किया हमने ये किया कि पावर निकालना है भाई, क्वेश्चन में ये है। तो हमने क्या किया, पावर इज वर्क डन इन अ गिवन टाइम, इसके लिए टाइम 60 सेकंड्स, इसके लिए इसने लिए 120 सेकंड्स, ठीक है। 60 120 तो टाइम हो गया। वर्क डन कितना किया, जो वर्क किया वो कन्वर्ट हो गया कार की पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई ना, ऊपर आ गई कार की पोटेंशियल एनर्जी में। कार की पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतना ही क्रेन ने वर्क किया, तो वर्क इज इक्वल टू mgh। m इज 2000 मास ऑफ द कार, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, हाइट कितना ऊपर उठा दिया 30 मीटर। तो हमने देखा पावर क्रेन ए की 10 किलोवाट, बी की 5 किलोवाट, ठीक है। ये 2 यूनिट का ध्यान रखना, 1 किलोवाट इज 1000 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। यहां तक क्लियर हुआ। चलो आप क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस यही है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल काफी इजी है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई, चल क्या रहा है इसमें। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन। एक आदमी है वो साइकिल चला रहा है ऐसे स्लोप में, 30 डिग्री ये एंगल है। यहां से वो साइकिल लेके जा रहा है, यहां से कहां जा रहा है देखो, ये 90 ये 30, यहां से साइकिल में वो ऊपर जा रहा है, ये साइकिल है, यहां पे वो आदमी है, यहां से जा रहा है वो ऊपर। ये ऊपर चल रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऊपर चल रहा है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स ये अपनी वेलोसिटी नहीं बदल रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऐसे ऊपर चल रहा है। साइकिल में 1 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके पास गिवन है कि भाई मास ऑफ साइकिल एंड मैन इज इक्वल टू 100 kg। दोनों का मास, साइकिल और जो आदमी है उन दोनों का मास मिला के कितना है, दोनों का मास मिला के है 100 kg। एक बार फिर से 100 kg इस आदमी का और साइकिल का मास, ये ऊपर चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री का एंगल आपके पास है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है फाइंड पावर ऑफ मैन। इसकी पावर फाइंड करो भाई। पावर कैसे फाइंड करें, पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी मीन्स एफ डॉट पी, पावर इज एफ डॉट पी, ठीक। ये ऊपर चल रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ, तो ये फोर्स भी ऊपर लगा रहा है, इसको ऊपर चलना है ना, तो फोर्स ऊपर, वेलोसिटी भी उधर की तरफ, तो एफ वी कॉस थीटा, डॉट है ना, डॉट है तो एफ वी कॉस थीटा, भूल गए याद कर लो, एफ डॉट वी इज एफ वी कॉस थीटा, फोर्स इधर लगा रहा है, चल भी उधर रहा है, तो एफ वी कॉस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ वी कॉस 0, कॉस 0 इज 1, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लेता हूं, एफ डॉट वी इज एफ वी कॉस थीटा, कॉस 0 है इस केस में, कॉस 0 इज 1, पावर इज एफ वी। सही है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर जाने के लिए और किस वेलोसिटी से चल रहा है वो तो गिवन है, फोर्स देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। इन दोनों का मास 100 kg, m ले लेता हूं मैं इसको, सपोज ये है दोनों का मास है m, मैं इसको ले रहा हूं लेट इट इज m, ठीक है। तो mg इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। mg नीचे की तरफ लगेगा, यहां इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30, ये मिलेगा mg cos 30 जो कि रिएक्शन के इक्वल होगा, और यहां लगेगा आपके पास ये mg है ना, वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा इधर मिलता है हमें, cos 30 थीटा इस केस में 30 है, और यहां मिलेगा mg sin थीटा, ठीक है। मैंने जनरल किया पहले, mg वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब ध्यान देना, ये स्मॉल m है, इनका मास, यही मैंने रिजॉल्व किया। एक बार फिर से देखो, मैंने दोनों का मास m ले लिया, इनका वेट एक्ट कर रहा है नीचे mg,
ठीक है। इधर की तरफ mg cos थीटा, यहाँ mg sin थीटा, रिजॉल्व कर लिया ना mg को, ये थीटा ये है 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ mg cos 30, यहाँ mg sin 30 पहले भी कर चुके हैं हम, ये 30 डिग्री होगा ना ये वाला भी, तो mg cos 30 mg sin 30, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो पावर फाइंड करनी है, मैं पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, cos 0 हो जाएगा, वो मैंने बता दिया 0 क्यों होगा, ठीक है। अब देखो कितने फोर्स लगा रहा है ये ऊपर जाने के लिए, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो कब है, जब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब है, इस पे नेट फोर्स जीरो कब लगेगा, इस पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg cos थीटा, इधर mg तो रिजॉल्व हो गया, mg cos थीटा जो रिएक्शन के इक्वल होगा, ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। mg sin थीटा नीचे लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो, अगर mg sin थीटा नीचे लग रहा है तो ये ऊपर भी कितना फोर्स लगा रहा होगा, नेट फोर्स जीरो करने के लिए mg sin थीटा ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जो कि गिवन है। तो ओवरऑल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगा, mg cos थीटा को तो रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, मतलब ये ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, जितना इस पे इधर की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, तो जो फोर्स लगा रहा है ये ऊपर वो है mg sin थीटा v वेलोसिटी। तो आप रख लो m दोनों का मास जो कि है 100 गिवन है, g 10, sin थीटा, थीटा कितना है 30, sin 30 1/2, sin 30 ये थीटा 30 है ना, अरे ये 30 तो ये वाला भी 30, तो ये mg cos 30, सीधा सीधी बात, थीटा कितना है 30, ठीक, sin 30 1/2, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है 1, तो रखो भाई इसको, ये गया 500 वॉट, तो ये है इसकी पावर हमने निकाल ली 500 वॉट। समझ में आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आप भूल गए होंगे ना, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। ये ऐसा है ना हमारे पास, ये है 30 डिग्री, यहाँ पे एक ब्लॉक होता था, इसका मास m होता था, mg इधर लगता था, इधर की तरफ लगेगा mg cos 30 मैंने थीटा लिखा था, इससे पहले थीटा यही था, इधर की तरफ लगेगा mg sin 30, क्योंकि ये 30 तो ये वाला भी 30, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये mg है, तो इधर mg cos 30, इधर mg sin 30, ठीक है, याद आ गया। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक अलग टाइप का है, यहां पे एफिशिएंसी फाइंड करनी है आपको, एक पंप है उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या होती है एफिशिएंसी, अभी करेंगे। देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक पंप है, जो पंप है उसकी पावर रेटिंग है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट वो पावर लेता है, दिस इज इनपुट पावर, जो पावर वो लेता है, ठीक है, इनपुट पावर इसको बोलते हैं। तो पावर रेटिंग मतलब 10 किलोवाट, ये इसकी इनपुट पावर है, इतनी पावर ये लेता है सप्लाई से 10 किलोवाट, ठीक। अब देखो इस पंप को हमने लगाया एक कुएं से पानी निकालने के लिए, एक वेल है, कुआं है, जिसकी हमारे पास डेप्थ है 10 मीटर, पानी निकाल रहा है ये पंप कुएं से 10 मीटर नीचे से, और ये जो पंप है, ये जो पानी निकालता है वो है 4200 kg वाटर निकालता है ये पर मिनट, सेकंड में कर लो, मतलब 60 सेकंड्स में कितना वाटर निकालता है 4200 kg वाटर इन 60 सेकंड्स, 1 मिनट मींस 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स में इतना मास निकालता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एफिशिएंसी ऑफ द पंप, एफिशिएंसी फाइंड करो। एफिशिएंसी क्या होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा अलग टाइप का एफिशिएंसी को समझते हैं। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होती है वो समझते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंट ऐसे समझ लो, कितना एफिशिएंट है, चलो देख लो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी हम डिनोट करते हैं ईटा से, ये एन की तरह ऐसा ईटा, इट इज इक्वल टू आउटपुट पावर मतलब कितनी पावर डिलीवर कर रहा है अपॉन इनपुट पावर ले कितनी रहा है,
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस। किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर दो, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, वो डिवाइस अच्छा है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। क्या किसी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? 100% होने के लिए इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट जो वो ले रहा है सप्लाई से, ठीक, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। अगर इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल है, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सेम है कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी 100%। ठीक, लेकिन किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। 100% होने के लिए इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होना चाहिए। जितनी पावर वो ले रहा है उतनी उसको डिलीवर भी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सपोज कोई एक डिवाइस है, हमारे पास पंप है, उसकी इनपुट पावर है जो वो ले रहा है वो है 1000 वाट। कितनी ले रहा है, 1000 वाट। एफिशिएंसी 100% होने के लिए, उसको 100% एफिशिएंट होने के लिए पावर भी कितनी डिलीवर करनी चाहिए, 1000 वाट। लेकिन इनपुट पावर है 1000 वाट, डिलीवर भी कितनी करनी चाहिए, आउटपुट भी कितनी होनी चाहिए, 1000 वाट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मशीन जब रन करती है तो कुछ एनर्जी, कुछ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस हो जाती है, कुछ पावर साउंड की वजह से लॉस हो जाती है, कुछ और भी रीजन की वजह से लॉस हो जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मशीन जितनी पावर ले रही है सप्लाई से उतना ही आउटपुट पावर भी दे, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ एनर्जी फ्रिक्शन, साउंड, एज अ हीट और भी रीजन की वजह से लॉस हो जाती है। तो कभी भी आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल नहीं होती है। इनपुट पावर हमेशा ज्यादा होगी जो वो ले रहा है, आउटपुट कम होगी। तो मशीन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, कम रहती है एफिशिएंसी। समझ के कौन मशीन अच्छी है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब वापस यहां पे आते हैं। एक पंप था जो कुएं से पानी निकाल रहा है, 4200 kg वाटर पर मिनट वो निकालता है। एफिशिएंसी फाइंड करनी है पंप की, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जो वेल है उसकी डेप्थ है 10 मीटर, 10 मीटर नीचे से वो पानी निकाल रहा है, 10 मीटर नीचे से पानी निकाल रहा है। और पंप की जो पावर रेटिंग है, ये इनपुट पावर है, ध्यान देना, दिस इज व्हाट, दिस इज इनपुट पावर, पीआई कर लेता हूं इसको, दिस इज इनपुट पावर। इनपुट पावर है 10 किलोवाट, इतना लेता है वो। ठीक है, हमें निकालना है, अगर एफिशिएंसी निकालनी है आउटपुट पावर निकालना पड़ेगा, आउटपुट पावर निकालना पड़ेगा हमें। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी। आउटपुट पावर, कितनी पावर वो डिलीवर कर रहा है देखते हैं, आउटपुट पावर निकालते हैं। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन अ गिवन टाइम टी। ठीक, कैसे निकालें जी, कितना वर्क कर रही है मशीन, ये पंप कितना वर्क कर रहा है। देखो क्या कर रहा है ये पंप, 10 मीटर नीचे से पानी निकाल रहा है, ऊपर ला रहा है, 10 मीटर नीचे से पानी निकाल रहा है, ऊपर ला रहा है। ठीक, समझना इसको, ये पानी को यहां ऊपर ला रहा है ये पंप, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर ऊपर। ठीक, अब देखो कितना वर्क कर रहा है ये पंप पानी को लाने में। पानी जब यहां से यहां ऊपर आएगा तो उसकी पोजीशन बदल गई, पोजीशन बदल गई तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी वाटर में, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझे, पहले ये वाटर यहां था, पंप वाटर को यहां से यहां लाया, जो वर्क किया होगा पंप ने वाटर को यहां से यहां ले जाने में, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वाटर की पोजीशन बदल गई, यहां से यहां आ गया वाटर, तो वो अब कुछ पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, जितना वर्क किया पंप ने। तो पंप ने कितना वर्क किया, W इज इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर को मिली यहां ऊपर आने में, यहाँ 10 मीटर ऊपर लाया ना, कितनी एनर्जी मिली, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई वाटर की यहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी वाटर की जो यहां होगी वही वर्क किया पंप ने ऊपर लाने में। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। हम पावर निकाल रहे हैं तो अपॉन टाइम, तो आउटपुट पावर निकाल रहे हैं हम, कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, m कितना मास ला रहा है वाटर का, 4200, g 10 लेके चलते हैं, कितनी हाइट ऊपर लेके आ रहा है, 10 मीटर ऊपर लेके आ रहा है, कितने टाइम में, पर मिनट, मीन 60 सेकंड्स। अब मिनट मत रख देना, हमेशा यूनिट में चाहिए तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट 60 सेकंड्स। सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू ये गया, ये गया, ये हो गया 70, 700, 7000, ये हो जाएगा, 0 से 0 गया, 70, 700, 7000 वाट, 7000 वाट। इनपुट पावर कितनी है, 10 किलोवाट। तो इसको भी किलो में कर लो या उसको वाट में कर लो, चाहे तो इसको 10,000 वाट लिख लो या इसको किलो में कर लो। इसको किलो में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, तो 7 किलोवाट इज इक्वल टू 7000 वाट। दिस इज आउटपुट पावर। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर विच इज 7 किलोवाट अपॉन इनपुट पावर विच इज 10 किलोवाट इंटू 100।
परसेंट। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए एफिशिएंसी में, ऐसा नहीं कि ये किलोवाट में रख दिया ये वाट में रख दिया। मैंने यहाँ पे वाट को किलोवाट में किया, आप इसको यहाँ पे किलोवाट को वाट में करके भी रख सकते थे, दोनों एक ही बात है। सो एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करते हैं इनकी तरह, इसको ऐसे खींच देना है इसको, ईटा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 7/10 इंटू 100, 0 से 0 गया 70%। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई इस पंप की? 70%। तो जैसा मैंने बताया एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती, कुछ पावर लॉस हो जाती है डिफरेंट रीजन की वजह से। तो इस पंप की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 70%। समझ गए? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो आज के लिए इनफ है। एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे देता हूं, सेम ऐसा ही दे रहा हूं। सपोज आपके पास एक पंप है जो जिसकी इनपुट पावर है 5 किलोवाट, जो पावर वो लेता है 5 किलोवाट। वो एक वेल से पानी निकाल रहा है जिसकी डेप्थ है 50 मीटर, 50 मीटर डेप्थ है। यहाँ से पानी वो ऊपर लेके आता है, और वो जो पानी लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है 5000 kg पर मिनट। 1 मिनट में 5000 kg वाटर ऊपर लेके आता है। तो आपको फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। एक पंप है जिसकी इनपुट पावर है 5 किलोवाट, वो वेल से पानी लेके आता है ऊपर, वेल की डेप्थ है 50 मीटर, जो वो पानी लेके आ रहा है 5000 kg वाटर लेके आ रहा है पर मिनट, तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड करो। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।